रिकम्बेंसी। क्या होता है ये? ऐसे बोलते हैं पशु है ना रिकम्बेंसी स्टेज में आगे आगे सही होने लगी हो। कभी लोम शब्द बता दियो हैं। पशु है ना, कल देखा तो ऐसा था, आज देखा तो है ना रिकम्बेंसी में आ गया हो तुम। इसका मतलब क्या हो गया? लो बैठ गए लेट गए सो गए, ऐसे मैंने बोल दिया लैटरल रिकम्बेंसी में आ गया। लैटरल साइड कौन सी होती है? ये साइड वाली होती है, पार्श्व बोलते हैं हिंदी में, पार्श्व। जो पीछे जैसे पशु ये खड़ा है, ऊपर वाली साइड को कौन सी बोलते हैं? डोर्सल है। नीचे वाली को वेंट्रल है। और ये कौन सी है साइड में? लैटरल है। ऊपर डोर्सल है, नीचे क्या है? वेंट्रल है। साइड वाली लैटरल है। तो पशु लैटरल रिकम्बेंसी में आ गया, तो मतलब पशु वर्णन सो गया नहीं, पशु एक साइड दाब के सो गयो, तो मतलब क्या? रिकम्बेंसी मतलब लेट गए हैं। इसमें लिखोगे इसका अर्थ लेटना होता है। इसका अर्थ लेटना होता है। अर्थात लेटी हुई स्थिति। अर्थात लेटी हुई स्थिति, जैसे किसी पशु को किसी इलाज के दौरान, किसी पशु को किसी इलाज के दौरान लेटाना। हो सकता है ना किसी पशु को लेटा रहे हैं यहाँ पे, अब जाते कोई ऑपरेट करना है हमें, हम कहते हैं यहाँ पशु को है ना रिकम्बेंसी में ले लो। जैसे हमारे साथ आप काम कर रहे हो तो आपको कह दिया रिकम्बेंसी में ले, पशुपालक तो नहीं समझेगा, लेकिन आपको समझना है उस बात को कि पशु को रिकम्बेंसी में लेना है। साइलेंट कौन करेगा? रिकम्बेंसी में लेट हो गए मुकेश, लेट हो गए। कोई भी ऑपरेट कर रहे हैं उससे पहले क्या करें? पशु ऐसे ही काबू करना, मान लिया पशु खतरनाक है, अगर आप पीढ़ी कर रहे हो, कई बार पीढ़ी कर रहे हो तो लात चला रहे हैं, तो हो सकता है पशु को बैठाना पड़ जाए। तो आपको मतलब बैठाना है, लेटाना है उसको। लेटाना या आगे लिखोगे या पशु किसी बीमारी में अपने आप लेट जाता है। अपने आप लेट जाता है। लाइक दैट क्या बता सकते हैं? डोर्नकाउट सिंड्रोम में मिल्क फीवर में बैठते हैं ना, वो फेमस एग्जांपल हमारा मिल्क फीवर है। जैसे मिल्क फीवर दुग्ध जवर लिख दो चाहे हिंदी में, दुग्ध जवर। तो ये था रिकम्बेंसी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पैरालाइसिस। बहुत कॉमन नाम है, सब जानते हैं पैरालाइसिस, लकवा लकवा। और हिंदी में नाम क्या है? वो पार्शियल पैरालाइसिस हो गया, मतलब थोड़ा सा। व्यापा कहते हैं आधो शरीर हो गया, इलो इलो तो हल्ला ही को नहीं, इलो इलो हल्ला है तो आधा हो गया। वो अध रंग मतलब क्या हो गया? आधा हो गया। कंप्लीट पैरालाइसिस मतलब सारा ही हो गया। और हिंदी में जैसे नाम पीछे हमने लिखा ना, अति ताप, अति चार, वो अति सार, ऐसे कोई नाम हिंदी में इसका बहुत फेमस नाम है। बुक में भी लिखा है, हमारी बुक में भी, पोल्ट्री वाले में भी लिखा है। पोल्ट्री में ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें ऐसे होता है वो पैरालाइसिस? पोल्ट्री कोई बीमारी है? रानी खेत रहे नाम
पशु परिचर में कितनी बार आया है उसमें? इसका नाम है पक्षाघात। लिखोगे इसे पक्षाघात भी कहते हैं। हिंदी में नाम लकवा है, लकवा। पक्षाघात के ब्रैकेट में आगे पीछे यहाँ लकवा भी लिख दो। आगे लिखोगे इसमें, जैसे नाम के हिसाब से कुछ पीछे नाम वो याद है ना, अतिताप किसमें था? और अतिसार डायरिया। और ऐसे भंग भंग नाम किसमें आया था? कि गति भंग, गति भंग किसका आया था? अटैक्सिया। सारा होने के बाद में बोला हो जाएगा गति भंग। गति भंग होगी। अटैक्सिया मतलब कि अनियमित चाल है, दारू पीड़ो चाल है, अनियमित चाल है। ऐसे वहां लिखा है ना अनाड़ी की तरह ऐसे। तो इसमें कौन सा सिस्टम डिस्टर्ब होता है पैरालिसिस में? कौन सा? मतलब हम बात करें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। हाँ, तीन में से मैंने तीन नाम बोले हैं। पाचन तंत्र लिख दिया, उत्सर्जन लिख दिया, तंत्रिका तंत्र लिख दिया। तो क्या लिखेंगे? तंत्रिका तंत्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरालिसिस कंडीशन है कौन से सिस्टम को बिगाड़ती है, तो उत्तर आएगा तंत्रिका तंत्र। लिखोगे इसमें, इसमें अपूर्ण या पूर्ण, इसमें अपूर्ण या पूर्ण तंत्रिका तंत्र के कार्य बंद हो जाते हैं। अपूर्ण या पूर्ण तंत्रिका तंत्र के कार्य बंद हो जाते हैं। तो दो नाम हो गए ना। अपूर्ण में तो क्या थोड़ा हुआ है, ठीक होने के चांसेस हैं, और पूर्ण हो गया ना ठीक होने के चांसेस नहीं है उसमें। अपूर्ण को अंग्रेजी में या पार्शियल बोलेंगे या अधरंग बोलेंगे, और वो कंप्लीट बोलेंगे दूसरे को। आगे लिखोगे इसमें, यह स्थिति तंत्रिकाओं कोमा मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में चोट या बीमारी के कारण होती है। नर्व सिस्टम में डिस्टर्ब हो, या ब्रेन में कोई दिक्कत हो, या रीढ़ की हड्डी में कोई चोट है, बीमारी की वजह से है। ओस्टियोमलेसिया और ओस्टियोपोरोसिस ऐसे नाम आएंगे ना, एनाटॉमी में नाम आएंगे हड्डियों से संबंधित है। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेसिया। आगे लिखोगे, इसके दो रूप होते हैं, इसके दो रूप होते हैं। है कि कोमा लगा के आगे लिखोगे, एक जिसमें अंगों की गति, एक जिसमें अंगों की गति मारी जाती है, और दूसरा जिसमें संवेदना नष्ट हो जाती है। और अंगों में सूनापन हो जाता है। तो स्टार्टिंग से अगर हम ध्यान कर लेना तो दिक्कत नहीं आती। थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू होता है। चाहे ह्यूमन की बात करें, पशु की बात करें भी, हाँ काल तो थोड़ा ठीक चल लो, आज कड़ो कड़ो चल रहे, 2-3 बाद में के दूध में कसर कौन छड़ा लुगाई बैठे, चाहे वो टेढ़ो चलो, मेढ़ो चलो, कुकुर चलो, दूध है नहीं, ओहो पाइयो कम हो गयो कहे, लेकिन बस चलन कम ला रही है, खातर कोई दवाई गिर कौन सा चीज है कि दूध पूरा काटने ला रहे मैं एक बार डिस्टर्ब होती कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बोलते हैं NEB, उसमें चली जाएगी। और 2 दिन बाद ई ताड़ा ठीक कर दोगे ने, दूध ही घटा गया तो चरी को नहीं गए,
ये कंडीशन 4 दिन बाद में आती है, तब वो ऐसा होता है। इसी में आगे लिखोगे स्थायी पक्षाघात। स्थायी पक्षाघात मतलब परमानेंट में मांसपेशियों पर कभी नियंत्रण नहीं हो सकता। नियंत्रण नहीं हो सकता। अर्थात यह स्थिति अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय होती है। इसका मतलब क्या है? अपरिवर्तनीय का मतलब क्या है? स्थायी पैरालिसिस हो गया ना, तो फिक्स हो गया पूरी लाइफ के लिए। क्या हो गया? फिक्स हो गया। वापस क्या है? जैसे केमिस्ट्री की बात करें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखते हैं, कोई क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है, क्रियाफल से वापस क्रियाकारक बन जाता है। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? रिवर्सिबल बोलते हैं अंग्रेजी में, तो या उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। क्रियाकारक से क्रियाफल बनना, क्रियाफल से वापस क्रियाकारक बनना, ये तो वापसी होगी ना, स्थायी नहीं हुई ना। स्थायी हो जाएगा वो परमानेंट, खराब हो गया, ठीक नहीं होगा, मतलब नो चेंज है, अपरिवर्तनीय। जबकि इसी में आगे लिखोगे, जबकि अस्थायी पक्षाघात पर अस्थायी पक्षाघात पर नियंत्रण व परिवर्तनशील होता है। ऐसे गांव में सुनते हैं ना, नर्वाइन टॉनिक देते हैं, तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हुआ, नर्वाइन टॉनिक देते हैं। बी कम्प्लेक्स होता है ना उसमें, B1 B6 B12, अगर ये सब एक साथ दे रखे हो, जैसे अभी क्वेश्चन आया था, कई क्वेश्चन बहुत हार्ड आए थे पशु परीक्षण में भी, कैमल के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, ऐसे मतलब PG लेवल के क्वेश्चन डाल रखे थे उसमें। तो हम सीधा याद कर लेते हैं, बी कम्प्लेक्स देना चाहिए। न्यूरोबियन 4 टेबलेट आती लाल लाल सी, बहुत बांस भी आवे, कोई पशु का आदमी कोई कौन खाना चाहे। ऊपर वैसे कोटेड होती है, लेकिन हमारे जीव को पता लग जाता है थोड़ा अंदर जाते ही। और पशु तो फोड़ा उजाड़ के नीचे दबाते हुए बांस आवे नहीं, वो और गोली खा लेगो, धोली धोली बात खा लेगो, और लाल लड़ी इनबा कौन खाओ, नाके नीचे गले नाके काट देने। तो ऐसा सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें बी कम्प्लेक्स में स्मेल आती है। हम इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे बी कम्प्लेक्स वाला कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें स्मेल आती है ना, बेल्ला मैलरी नाम होते हैं, तो उसमें स्मेल आती है बी कम्प्लेक्स की वजह से। तो कोटेड होते हैं ऊपर से, चिकनी चिकनी हुआ ऊपर कवर लगाया, ताकि वो स्मेल करने पता लगे। तो अगर सब पूछे तब तो क्या, B1 B6 B12 सारा ही चाहिए। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, बी कम्प्लेक्स ट्राइवेट बहुत फेमस इंजेक्शन है, B1 B6 B12, उसमें 3 होते हैं ऐसे। तो ऐसे ही इन तीनों में से अगर पूछ ले कौन सा जरूरी, तो B12 आंसर बताना है आपको। नर्वाइन टॉनिक के लिए सब दे रखे तो प्रोक सभी आ जाएगा। अगर सिंगल पूछे तो कौन सा बताना है? B12 वाला बताना है। तो वो लाइन इसमें मैंने आगे लिख रखी, लिख लोगे। विटामिन B12 की लंबे समय तक कमी होने से, लंबे समय तक कमी होने से इसका खतरा ज्यादा होता है। तो ये था हमारा पैरालिसिस। नेक्स्ट है कोमा। एक तो अपना लिखते भी कोमा लगा हुआ, वो कोमा अलग है नहीं। वैसे देखें स्टेज बढ़ते क्रम में है, पशु खड़े हो रहे तो कोई नाम कौन लिख रहा है, क्यों स्टैंडिंग ओवेशन है। मान लिया यहाँ पे कोई नाम लिख रखा है स्टैंडिंग, तो खड़ा है। यहाँ पे क्या हो गया? बैठ गए, लेट गए। यहाँ पे क्या हो गया? आधो डिस्टर्ब हो गया या पूरा ही हो गया। लेकिन यहाँ पे हलचल है, उसको सब पता लग रहा है भी खाना पीने का, लेकिन यहाँ पे खाने पीने का भी पता। मतलब ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। खड़े से बैठ गए, बैठ से लकबा हो गया, लकबे से भी वो कोमा में आ गए। उसके बाद में यहाँ लिखना चाहें तो डेथ लिख सकते हैं। अगर बढ़ते क्रम में चलेंगे तो 5 नाम में सारा राम नाम सत हो जाएगा, यहाँ पे डेथ हो जाएगी लास्ट में। तो ये था पैरालिसिस। अब कोमा में लिखोगे, ऐसी अवस्था
जिसमें पशु बेहोश हो जाता है। कोमा मीन्स बेहोश। अर्थात सब सिस्टम तो सही चलते हैं ना, कोमा में हो चाहे सिस्टम चलते हैं। कोई भी बड़ा ऑपरेट करना हो, सर्जरी करनी हो, तो वहां पे एनेस्थेसिया देते हैं। ये सर्जरी में सारा कुछ आएगा, कोमा वाला काम आएगा। चेतन, अचेतन ऐसे नाम आएंगे ना, जनरल लोकल एनेस्थेसिया। एक दिन पहले भी चर्चा की थी हमने, भूल गए पहले ना? याद है? 2 गलती करेडी वह भी याद है नहीं? मेरे याद है, कभी पूछ लिया 2 गलती कौन सी करेडी तारी? एक जनसंख्या वाले वो पशु गणना वाली की आपने, और एक एफएमडी की है। तो लिखो अर्थात चेतना, चेतना की एक ऐसी अवस्था, चेतना की एक ऐसी अवस्था जिसमें पशु जीवित तो होता है, जीवित तो होता है, लेकिन वह अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह से अचेतन होता है, अचेतन होता है। तो इसकी नाम डेफिनेशन के हिसाब से हो गया। आगे लिखेंगे कब ऐसा हो जाता है, इसी के आगे लिख दोगे चोट, कोई गुद्दी मल ठका दे पशु के, कई बार दूध न दे, पसलियां निशान मंडिया पावे नहीं, बैंकरी सुदृढ़ पावे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो कोई तो रीजन है, उसकी वजह से करना। डॉक्टर साहब कोई रीजन को नहीं गए, चाट खा जी चरती बुनिया को नहीं पत्थर टका है, तूड़ी 2 बट्ठल खा के कर, चाट 1 तावड़ो खा के कर, जद की को नहीं दूध टाइम हो गया उनके हैं। मतलब और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसमें डिस्टरबेंस है कोई, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से स्रावित करती है, आगे हाइपोथैलेमस आंसर देता है, वह आंसर और कम कर दे हमारे मुर्गे। पहली बापड़ी का चेतन धो रही है, लठ रखावा के या तो कि जड़ा चल जाओ, घड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लिखेंगे चोट हो गया, कोई चोट से ऐसा हो सकता है। स्ट्रोक लिखोगे, स्ट्रोक है, स्ट्रोक मतलब अटैक है, जैसे हीट स्ट्रोक ऐसे नाम बोलते हैं ना, कार्डियक स्ट्रोक। स्ट्रोक, कोमा, दवा का ओवरडोज, कोई भी मेडिसिन है, दवा का ओवरडोज मतलब एक्स्ट्रा मात्रा दे दी, ज्यादा देंगे तो भी क्या है, हार्मोन डिस्टर्बेंस होगा। पाउस नहीं रही है मतलब लेट डाउन में प्रॉब्लम है, मिल्क लेट डाउन में प्रॉब्लम, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी आता है। क्या आंसर आता है? ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या है, मिल्क लेट डाउन में प्रॉब्लम होती है। तो कोई ओवरडोज दे देंगे तो पशु ऐसे रहेगा जमा, बस नशे से तैयार रहेगा। अरे पत्थर गोली बाद में कहते हैं टांटिया वर्ग हो गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या ओवरडोज होने की वजह से क्या हो जाएगा, हार्मोन डिस्टर्बेंस हो सकता है। कोमा, हाइपोथर्मिया, हाइपो लिखना है, HYPO, हाइपो, थर्मिया आदि की वजह से हो सकता है। टेम्परेचर डाउन आएगा ना, हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी के अगला लाइन और है, कोमा का ठीक होना, कोमा का ठीक होना कोमा की वजह और कोमा की अवधि पर, कोमा की वजह और कोमा की अवधि पर निर्भर करता है। कारण क्या था, कितने टाइम से है,
आप कहते हैं कई बार किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है कि 3-4 महीना हो गया गए, अब तो मुश्किल ही चांस लग गए, उसमावर तो आई जर गए, वो अवधि होगी ना। और वजह देखें कि कहाँ अटैक है, कि पैर पार में जब तो चांस है ठीक होने, सिर में चोट लगड़ी एक्सीडेंट इसो भयंकर हो है, तो वहां पे चांस क्या है। वजह मतलब आपसे पूछे, 2 अंडरलाइन कर दो, वजह और अवधि, 2 आंसर हो गए ना यहाँ पे। ये ठीक होने के चांस किस पे डिपेंड करते हैं, किस वजह से हुए, कि गुद्दी में चोट लगड़ी है, घट लगड़ी है, और क्या है अवधि कितना टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया तो चांसेस क्या है कम ही है वहां पे। ये कोमा था। ये 3 एक जैसी बातें यहाँ पूरी हो जाती हैं। अगला नाम लिखेंगे, अगली हेडिंग एलोपेशिया। एलोपेशिया क्या होता है? एलोपेशिया नहीं पता, वो बताना खत्म, उल्टे नीचे फिर करना पड़ेगा, नहीं बाल उठ जाए क्या हो जाए, इनके का चिकंदास हो जाएगा, बाल भी उठ जाए, हैं लॉस ऑफ हेयर है ना। एलोपेशिया में लिखेंगे, इसका अर्थ गंजापन, इसका अर्थ गंजापन या बालों या पंखों या ऊन का झड़ना है। जैसे बर्ड्स की बात करें तो पंख आ जाएंगे, ऊन किस में आ जाएगी, भेड़ वाले में आ जाएगी। बाल बाकी पशु है, जैसे ऊंट की बात करें बाकी, तो बाल का झड़ना हो, चाहे ऊन का झड़ना हो, चाहे पंख का झड़ना हो, किसी चीज का झड़ना है तो क्या कहलाएगा, एलोपेशिया कहलाएगा। इसी में आगे लिखेंगे एलोपेशिया, एलोपेशिया एरिटा, ये इसका कोई प्रकार है, एलोपेशिया एरिटा। एलोपेशिया एरिटा एलोपेशिया का एक प्रकार है। प्रकार है, इसी के आगे कोमा लगा के, यह एक ऑटो इम्यून हिंदी में लिख दो चाहे आप कैसे, ऑटो इम्यून, इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव आया ना पीछे। ऑटो का मतलब खुद है, स्वयं के द्वारा। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। अगर ह्यूमन की बात करें तो हम बोलते हैं जेनेटिक है, दादा परदादा बाल को नहीं, हाँ कहेंगे मामा को नहीं, हाँ तो ट्रांसफर हो जाते हैं ना आनुवंशिक कैरेक्टर के हिसाब से। ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बालों के रोम पर, प्रतिरक्षा प्रणाली बालों के रोम पर हमला करती है। बाल मतलब हेयर है, रोम मतलब हेयर फॉलिकल, बाल की जो जड़ है ना वो क्या है, फॉलिकल है, रोम पर हमला करती है। इसकी 2 श्रेणियां हैं, इसकी 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी का नाम लिखोगे जन्मजात या वंशानुगत। जन्मजात या वंशानुगत, ब्रैकेट में लिख देना गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सूअर। गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, उनमें मिलता है मोस्टली। और सेकंड का नाम है अधिग्रहित। अधिग्रहित
ब्रैकेट में लिखना अर्जित है, अर्जित है, इंग्लिश में तो मैंने यहाँ नहीं लिखा। खुजली व दर्द की वजह से ऐसा होता है। अर्जित आगे आएगा हमारा, एक्वायर्ड बोलते हैं अर्जित को अंग्रेजी में, एक्वायर्ड भी हमने कोई गलती की है उसकी वजह से। पहले वाला प्रकार क्या लिखा है, जन्मजात। उसमें ना आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है। जैसे डायबिटीज में भी ऐसा होता है, डायबिटीज में होता है ना, शुगर में, कि माँ बाप को ऐसे शुगर है तो चांस है अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने के। वो तो हमारा वंशानुगत, जैसे हीमोफीलिया नाम लिखेंगे आगे आएगा, हीमोफीलिया भी आएगा। कुछ ऐसे रोग है जो हमें पिछली पीढ़ी से अपने आप गिफ्ट में मिल रहे हैं, उनमें हमारा कोई क्या है दोष नहीं है। लेकिन जो अर्जित है, जो दूसरा नाम लिखा है अधिग्रहित, एक्वायर्ड बोलते हैं, हमने खुद ने अर्जित किया है इसको, खुद ने गलती की है, कोई एक्वायर्ड बोला जाएगा अंग्रेजी में इसको। तो इसके भी दो रूप है, सूजन और गैर सूजन लिखोगे इसमें। जो सेकंड वाला है ना, इसके दो प्रकार है, सूजन वाला और गैर सूजन। पहले का आगे कोई प्रकार नहीं लिखा था, सेकंड के दो प्रकार हैं। जो अर्जित है ना, उसके आगे पीछे कहीं उसमें लिख देना है, इसके आगे पीछे यहाँ पे लिख देना खुजली, खुजली या दर्द, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो टाइम पे अगर पशु को खुजली आ रही है, बाद में वो बार बार इरिटेशन कर रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, आयरमेक्टिन वगैरह लगाते हैं ना, उसमें लगा देंगे तो क्या है, अर्जित को खत्म कर सकते हैं। इस कंडीशन को तो हम खत्म कर सकते हैं। कहीं सूजन आई हुई है, बिना सूजन ही बाल जा रहे हैं, यहाँ दो प्रकार का। पहले का नाम है सूजन, कि सूजन की वजह से पहले पीढ़ी में नहीं था, मान लिया कि आपने कोई 2-3 भैंस रख रखी हैं, कि उसकी कोई पार्टी आई है, पाडा है, माँ के सही थे लेकिन बच्चे के क्या हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, सूजन की वजह से झड़ रहे हैं या बिना सूजन की वजह से झड़ रहे हैं। किसी में दर्द महसूस कर रहे हैं, पशु है ना, रगड़ लगाता है ना दीवारों के, या वहां पे खुजली कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ट्रीट कर सकते हैं, आयरमेक्टिन वगैरह इंजेक्शन लगाते हैं, विटामिन ADH लगाते हैं। स्किन लीजन है, स्किन में दिक्कत है, तो विटामिन ADEH नाम से इंजेक्शन आते हैं ना मार्केट में, वो लगाए जाते हैं। आयरमेक्टिन लगाते हैं, लेवाबिसोल वगैरह लगाते हैं। यहाँ नाम नहीं, सबकी डोज भी आगे याद करनी पड़ेगी। आयरमेक्टिन की बता दो, पिछली बार पेपर में आया नहीं, हाँ वैसे थोड़ा बहुत नॉर्मल आया है। हमने जो कराया उसमें 79 क्वेश्चन आए थे 80 में से, एक क्वेश्चन कौन सा नहीं आया था, याद है कोई? जो पीछे मैंने कराया है ना, 80 में से 79% आया है। हम एक क्या में कराया, वो एक्सरे को क्वेश्चन है, एक्सरे वाला आया हुआ है। हाँ एक्सरे आया, वो भी मैंने अब ऐड कर दिया है। ये कितनी बड़ी बात है, ऐसे आपके लेवल में नहीं है कोई चीजें, लेवल में नहीं है। फार्मा में है, फार्माकोलॉजी का कोई पार्ट है, वो उसमें आता ही नहीं आपके डिग्री लेवल का क्वेश्चन है, कहीं आ जाते हैं, लेकिन वो सबके लिए ओवरऑल है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती इतनी, वो सबके लिए कॉमन है। वो तुक्का लग सकता है, किसी का ऐसे तुक्का लगा दिया सही हो गया वो गलत नहीं हुआ था। तो ये था एलोपेशिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, वेसिकल। ये फार्मा में भी आएगा, सर्जरी में भी आएगा, मेडिसिन में भी आएगा, 3 जगह आएगा ये है। पेपर में आ जाओ। क्या होता है वेसिकल? वो मैंने अभी ऐड कर दिया डेफिनेशन में, जो नहीं है ना वो एक्सरे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहेंगे हड्डी उड्डी कोई चोट लग गई या शरीर के अंदर कोई दिक्कत होगी तो क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। और एक्सरे की जगह आजकल नाम चेंज कर दिया, एक्सरे की जगह डिजिटल एक्सरे कर दिया। उसमें जो विकिरण का लेवल है ना, वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है सीधा एक्सरे में। डिजिटल वाले में क्या रेज थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद में उससे ठीक नहीं होता तो क्या करते हैं, हैं? बहुत लंबी चौड़ी बात आ गई। तो
पहले प्लेन एक्सरे हुआ, पहले तो लोग नहीं है नहीं, वो नाड़िया वह दे गए हैं, हाथ से देख लिया ना लखनवास में कहे ना कंग है क्या वो है नहीं कहे देखे होता दे घटे से टूट रहे के। एक डाबड़ी में मांगेराम लुहार नाम से हैं, वो फिक्स उनका चार्जेस वगैरह रहता है कि हाँ वो उतर रहे हो, उतरना दो जगह से होता है, एनाटॉमी पढ़ेंगे हमें, बॉडी में कहाँ उतरना होता है, कोई मतलब डिसलोकेशन है, जगह छोड़ दिया कोई चीजें हैं, जो कि मूवेबल जॉइंट है ना, जो गतिशील है, शोल्डर जॉइंट है ना ये गतिशील है, अपन घुमान ला रहे हाथ है, लेकिन हाथ घुमान ला रहे, लेकिन वो तो उनको को नहीं हल्ला, इन्हें जान ला रहे तो कौन घुमान ला रहे हो, ये नहीं हिलता, रेडियस जो हलना है वो यहाँ पे एल्बो जॉइंट में नहीं हिलती, तो ये हिलता है, और नीचे वाले में हिप जॉइंट है जहां मैंने ये हाथ लगा रखे, हिप जॉइंट इसका पहला, ये अगले पैर का पहला, पिछले पैर का पहला, ये दो जगह जैसे हम योग वगैरह करते हैं तो यहाँ रोटेशन होता है ना उसके ऊपर, इसके बाद यहाँ पे वो क्या होता है नीचे से, हिप जॉइंट में नीचे कौन सी हड्डी है, यहाँ पे फीमर है, ये सबसे बड़ी हड्डी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वहां पे, इस हड्डी का क्या हेड, और ऊपर क्या होता है वो, यहाँ ऊपर 3 बोन होती हैं, इलियम इशियम प्यूबिस नीचे आती है, इलियम इशियम प्यूबिस, हाँ उन तीनों का जहाँ संधि होती है उसको बोलते हैं एसिटेबुलम, तो ये ऊपर एसिटेबुलम वाली कवर है, यहाँ पे इलियम इशियम प्यूबिस आ गई, और यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे फीमर है, नीचे फीमर का क्या गया हेड आ गया, तो वो रोटेट हो रहा है। अब इतनी भयंकर चोट लगी इन कोई आखड़ी खा गए, खड़ी दर्द पैर आ गए, पशु तो क्या हो गया, उरा आ गया, हेड यहाँ पे घूम रहे हैं और एसिटेबुलम यहाँ रह गया ना, तो इसको चढ़ाना बोलते हैं, उरा इन खींच के ले आगे पाछो करना, अगर यो काम है जो तो ठीक है, लेकिन लग वो बोलते हैं कि फर उतर गई के, फर मतलब होता है स्केपुला, स्केपुला पीछे रहेगी नहीं, अपन न्यू हाथ करना चाहिए, हड्डी में हाथ फंसा नहीं, उनमें आंगली फंसे नहीं, मोटो है थोड़ी कम फंसे है, पतला हो ज्यादा फंसे पतले तो कुकरी टंटोले से, मोटा थोड़ी देखनी पड़े किन्ने सी है, तो फर उतना मतलब स्केपुला है, तो स्केपुला को क्या चढ़ाएंगे, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप भी है ना पशुपालक को बता सकते हो कि 2 ही जगह से कोई चीज उतरती है, एक तो क्या है ह्यूमरस का हेड है और एक फीमर का हेड है, ये 2 अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको हम डिसलोकेशन विस्थापन बोलते हैं, वहां पे सर्जरी में नाम आएगा। तो ये अगर साइड में चले गए हैं, वो साइड में चल के ना उन्हें काख में आ गया, या इन्हें गला स्केपुला ऊपर चल गयो, हड्डी वो हेड है, वो सड़क के स्केपुला ऊपर भी जा सके नहीं, इन्हों इतनी भयंकर चोट लगी है, उन्होंने गला चल गयो, या इन्हों चोट लगी इन्हें रिब्स के वहां घुस गयो, तो बेन उन्हों चक्के इन्हें या गला चक्के उरे फिट करना के वो सही फिट हो जाएगा। वो अगर इन 2 की जगह 2 के अलावा कुछ कहते ना, हाँ ये उरे उतर जो है वो चढ़ा दियो गए, पेडिन चढ़ान ला रहे हैं, पिंडी चढ़ान ला रहे हैं, तो वो कोई चढ़ाना बने, वो तो एक हाँ ये आवाज आई कि हाँ आगे गए चढ़ गए, तो और भी टूट सकता है उससे। मान लिया पार्शियल वहां पे क्या है फ्रैक्चर है, अपूर्ण फ्रैक्चर नहीं है, वहां पे भी हम नाम लिखेंगे, अपूर्ण पूर्ण फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर है, या क्या कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें 2 या 3 हड्डियां टूट जाती हैं, तो ऐसा कर देते हैं। तो ये सर्जरी में ये भी नाम आएगा, क्या वेसिकल, चाह पियो चाह पड़ जाए हाथ पर क्यों हो जाए, फल हो जाए नहीं, वो फल ही है वो है, अरे वो फल ठीक ना हो जाए 1-2 दिन बाद में क्या हो जाए, फल में थोड़ी सी मवाद, तो उसकी डेफिनेशन का नाम ही बदल जाएगा, उसका क्या नाम हो जाएगा, एब्सेस नहीं होगा है, एब्सेस तो वहां पढ़ेंगे हम समीकरण, एडिमा, एडिमा से एब्सेस पे जाएंगे, वो बड़ी बात है, वो फल तो छोटी चीज है यहाँ पे एक बोतल रहती है सर के पास, वो मुझे मिली नहीं, मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा 1-2 दिन बाद में कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं बताऊंगा, पहले बताऊंगा तो वो मजाक खत्म हो जाएगा। वो बोतल में रोज गया हूँ, देखो मिला कौन मैंने बोतल है, नीचे पड़ी रहेगी तो तरके दिखा दें, फिर आप डेमो दिखाएंगे कल आपको एक, तो उसको क्या बोलते हैं, पहले तो फल्लो है, फल्ले बाद में फुंसी के देने बंदे सी भाषा फुंसी होगी गए, मतलब मैं फल्ले में थोड़ी सी एक जगह टिमकी सी होगी नहीं फंस गई, तो वो क्या है, वो फल्लो ठीक नहीं हो, दुआ कंडीशन आई है, फल्लो ठीक हो जाओ या दब जाओ या फूट जाओ तो वो ठीक हो गयो, नहीं ठीक हो तो उसमें थोड़ा सा एक
उस आप डॉट लगाते हो ना, पेन का नोक लगाते हैं, इतना ही निशान बनेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पिस्टुल बोलेंगे उसको। दो डेफिनेशन आएंगे यहाँ पे, अगली इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे। इसका नाम तो क्या लिखा है? वेसिकल, मतलब तो क्या फफोल्लो है, छालो है मतलब, तो बाद में वो पिस्टुल होगा, उसमें फुंसी फुंसी बोलेंगे उसको। तो लिखो इसमें वेसिकल के आगे नाम लिखना है पुटिका, हिंदी में नाम है पुटिका। पुटिका या फफोला। पुटिका या फफोला लिखोगे। त्वचा विज्ञान में, त्वचा विज्ञान ये भी लेसन आएगा वहां पे, अधिचरम चरम सब आएंगे वहां पे। ड्रम ड्रम नाम से ना, चरम मतलब ड्रम, DERM, डर्मेटोलॉजी वहां पे नाम आएगा। त्वचा विज्ञान में पुटिका, त्वचा विज्ञान में पुटिका एक छोटा सा छाला होता है। छाला लिखना है, छल्ला मत लिख देना, छाला होता है, अर्थात तरल पदार्थ से भरी एक छोटी थैली। ये जो लाइन लिख रहे हो ये बुक में लिखी है हमारे। तरल पदार्थ से भरी एक छोटी थैली, कोई छोटा सा निशान बन जाएगा। तो ये था वेसिकल। नेक्स्ट लिखेंगे पिस्टुल। PUSTULE। फुंसी फुंसी लिख देना हिंदी में। लिखोगे इसमें, यह त्वचा का एक उभरा हुआ, यह त्वचा का एक उभरा हुआ भाग जिसमें मवाद, मवाद के ब्रैकेट में लिखोगे पीले रंग का तरल पदार्थ है। ब्रैकेट बंद भरा होता है, अर्थात एक ऐसा फफोला या वेसिकल जिसमें, अर्थात एक ऐसा फफोला या वेसिकल जिसमें पस या मवाद हो। तो आपको है ना, ऐसे इतना आराम से बता रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि हाँ तो मैं लिख लूँ, अगर बाद में याद कराऊंगा तो फागना आ जाओ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको टाइमली है ना, जो कर लिया है ना फिनिश करके छोड़ो उसको फटाफट। तो इतना लंबा चौड़ा सोचना नहीं है, भी याद किया तो कोई तरीका बनाना है आपको कि वेसिकल में तो क्या है, उसमें कोई पस नहीं है, छला छला ही हुआ है, पस का जिक्र हो रहा है, तब नाम क्या आ जाएगा? नाम ही है ना पस, इसमें लिखा ही है पस। तो अंग्रेजी में ज्यादा फोकस रखो तो इजी रहेगा। आम तो उसका पुट्टी का पार्टी का मुझ जाओगे ना, उड़स का नहीं भी पुट्टी का के आगे और के फफोलो फुंसी के आगे कोई उरे रट्टा किसने कौन चलेगी कि हाँ उरे फै उरे ही फै, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे कोई ट्रिक बना रहे हो खुद की, तो दोनों में फै आगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो मतलब देखो डेफिनेशन को ऐसे अलग तरीके से कर दिया, एक ऐसा फफोला या वेसिकल, मतलब है तो वही, एम तो क्या तरल पदार्थ है, पानी सो तरल पदार्थ है तो छल्ला, इसी में छल्ला, इसी में छल्ला है, लेकिन इस छल्ले में तो क्या है, कोई तरल पदार्थ है, इस छल्ले में क्या है, मवाद है, इतना फर्क है। नेक्स्ट नाम लिखेंगे हम डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, जब भी ITIS लास्ट में लगेगा इसका मतलब क्या है? सूजन है।
और ड्रम नाम आएगा तो स्किन का जिक्र होगा ही होगा, वहां पे स्किन के ऊतकों का जिक्र होगा पक्का। लिखेंगे त्वचा के ऊतकों में, त्वचा के ऊतकों में या त्वचा में सूजन या जलन होना। जिससे खुजली, कोमा सूखी त्वचा, ड्राई हो जाती है बिल्कुल स्किन, कोमा दाने, टिम किसी ऊपर दिखने लगे निशान समझे, कोमा छाले, कोमा पपड़ी, पाड़न तो नहीं हो जाए स्किन ड्राई, या परत बन जाती है। आप वाली परत कौन सल्टे है, पशु वाले तो सल्टे की पूरी, पपड़ी या परत बन जाती है। पशुपालक को कहते हैं कि हाँ हफ्ते में 2-3 दिन तो नहाए करो पशु ने, आप में कौन नहाए जाके, चक्कर तकड़ा ही है नहीं। लिखेंगे यह एलर्जी, कोमा संक्रमण या आनुवांशिकी, एलर्जी, संक्रमण, आनुवांशिकी या जलन पैदा करने वाले पदार्थों से होती है। तीन चीज आ गई 3 लाइन में, एक में डेफिनेशन आ गई, एक में लक्षण आ गए, एक में किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट लिखेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ये नाम भी केमिस्ट्री में आएगा। जब भी ये HYDRA आता है, क्या होता है ये तो अंग्रेजी की क्रिया आ जाती है। अंग्रेजी में जैसे आई ऑन लग जाते हैं ना, वैक्सीन के आगे वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीन की परिभाषा लिख दी, फिर कहेंगे इसकी प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहते हैं। ये क्या है, जल है, यहाँ पे एब्सेंट है, डी का मतलब क्या है, एब्सेंट है, पानी एब्सेंट की क्रिया निर्जलीकरण बोलेंगे केमिस्ट्री में, हिंदी में नाम क्या है, निर्जलीकरण। देखोगे इसे निर्जलीकरण भी कहते हैं, इसे निर्जलीकरण भी कहते हैं। इसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है। कई कामों का हमें फिक्स पता है तो भी नहीं करते। अपन कितने कहते हैं दवाई मंजूर है लेनी, लेकिन पानी पीना मंजूर नहीं है। अजीब बात है ना। अगर डेली हम चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अगर 1-2 घंटा पानी पिए वो करानी, सर्दियों में तो याद ही को नहीं, अभी पियो को नहीं, कई दिन हो गया, ऐसे होता है ना। बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप ऑर्गनों को एक्टिव रखना चाहते हो तो पानी की पूर्ति क्या होनी चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में। तो ये गर्मियों में तो धक्कू बाके अणबसी है, गर्मियों में तो कंठ सूख अणबसी है, लेकिन सर्दी में भी जरूरी है, सर्दी में ज्यादा जरूरी है, ऑर्गन सो जाते हैं। गर्मी में कम जरूरत है, वैसे नॉर्मल देखें तो भी रेस्ट करें तो कम जरूरत है, लेकिन फिर भी पी लेते हैं। तो पानी की कमी से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, फिक्स अनुपात से कम होने के बाद में तो डेथ भी हो जाएगी, बेरे को पटेगो, चक्कर आए होगा सागी के, फिर हाँ के वो हेजोगे तो वो ORS पूरी ले होगा, हाँ पानी पियाओ तड़ा सके। दवाई से पहले पानी की जरूरत पड़ती है वहां पे। तो किस किस में कमी किसकी वजह से आ सकती है कि पानी कमी आ गई, क्या क्या हो गया, मतलब अब हम पशुपालक ने कहते हैं हाँ 10 लाख रहे तो हाँ पानी कमी आ गई, उल्टी जैसे ह्यूमन में बोलेंगे तो उल्टी हो गया, पशु की बात गाय भैंस में तो उल्टी आती नहीं है, कुत्ते में आ जाती है ना, ह्यूमन की तरह होता है वो, कुत्ते में उल्टी आ रही है, 10 तो दोनों में सब में होता है,
उल्टी की वजह से, दस्त की वजह से, किसी की वजह से क्या है, मतलब पानी का निकलना शरीर से, तो पानी की कमी आ जाएगी। उल्टी में होता है, दस्त में होता है, बुखार में भी होता है। लिखेंगे आगे, जब ये लिख दिया ना, इसमें शरीर में पानी की कमी आ जाती है, यहां तक लिखा है कि कमी हो जाती है। इसमें आगे लिखेंगे, जब शरीर में पर्याप्त तरल पदार्थ है, नहीं होते, तब यह स्थिति बनती है। यहाँ पसीनों भी ज्यादा, पसीनों भी कारण है, नहीं उल्टी दस्त तो है ही, बुखार तो है ही है, पसीना ज्यादा आता है। पशुओं की बात करें, ह्यूमन की बात करें, पसीना ज्यादा आता है, तो वहां पे भी, या कोई एक्सरसाइज ज्यादा कर रहा है, काम ज्यादा कर रहा है, उसमें भी पसीना क्या है, ज्यादा। तो लिमिट में सारी चीज होनी चाहिए, ज्यादा है तो गड़बड़ होती है। ये पसीना ना आए तो दिक्कत है। ऊपर वाला जो काम है ना, अगर पसीना बिल्कुल ही नहीं आता तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, डर्मेटाइटिस हो जाएगी। वहां पे जो रंध्र है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे वहां पे। तो लिखेंगे बुखार कोमा दस्त, बुखार कोमा दस्त कोमा उल्टी कोमा ज्यादा पसीना आना, इसके मुख्य कारण है। चाहे पेशाब ज्यादा लग रहा हो, चाहे पसीना ज्यादा हो, तो वहां पे कौन सा ऑर्गन है जो मतलब सही काम नहीं कर रहा था, वैसा हो सकता है। एक्सक्रीशन, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करता है, किडनी करती है। किडनी में कोई प्रकार की डिजीज हो गई है ना, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। या गर्मी में जैसे हीट स्ट्रोक वाला, मैंने बिरान वाला एग्जांपल दिया था आपको, तब ऐसा होता है। लिखो किडनी रोग व हीट स्ट्रोक है, किडनी रोग व हीट स्ट्रोक है। से निर्जलीकरण होता है। अगली डेफिनेशन लिखेंगे, एडिमा बोलते हैं इसको। ओ साइलेंट भी रहता है इसमें, कई जगह ओ लिखा होता है, कई जगह ओ लिखा नहीं होता, तो एक ही बात है। कोई ऐसे मत सोचना कि डेफिनेशन चेंज होगी। ऐसे इसको बोलने में ओडिमा नहीं बोलेंगे, एडिमा ही बोलते हैं। तो ये ओ लिखें तो भी वही है, न लिखें तो ये एडिमा लिखोगे। दो कोशिकाओं के बीच के स्थान में फ्लूइड या तरल का असामान्य एकत्रित हो जाना, ऐसे सुनते हैं ना आप, पशु ब्याणा रोज क्या करे, बादी आगे गए, सुना नहीं, बादी आगे गए। क्या होता है मुकेश उसमें, बादी में क्या होता है, मेस्टाइटिस हो जाता है। अडर में सूजन तो मेस्टाइटिस ही होता है। वहां पे लिखेंगे MASTITIS, उसमें ITIS लगा है ना आगे। जब भी ITIS लगा तो क्या है, सूजन तो है ही वहां पे। और MAST का मतलब वहां पे अडर से ही है। ऐसे अडरटाइटिस ऐसे नहीं लिखते कभी भी, या अडराइटिस नहीं लिखते। एक दो परिभाषा तो उल्टी पुल्टी याद करनी पड़ेगी। फिर आप सोचो कि हाँ मेस्टाइटिस तो मैं उसको कहूंगा
जैसे अडर में सूजन लिखा है, आंसर क्या है, मैस्टाइटिस है, तो अडर लिखा है, UDDER लिखा है। तो ऐसे डेफिनेशन औरों के हिसाब से, तुक्के के हिसाब से, रटाफिकेशन के हिसाब से सोते तो क्या होता, UDERITIS ऐसे होता ना, अड्राइटिस होता। तब उसको क्या बोलते हैं हमें, अडर में सूजन मतलब मैस्टाइटिस है। तो यहाँ पे अडर में सूजन है तो मैस्टाइटिस, लेकिन एडिमा में अडर अकेले में सूजन नहीं है। अडर के आगे जो एरिया है ना, नेवल कॉर्ड सुंडी वाला जो एरिया है, ब्रेस्ट रीजन तक आगे तक स्वेलिंग आ जाती है। कई बार हमें लगता है ये फॉरेन बॉडी का केस आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग की बात करें तो आगे तक स्वेलिंग आ जाती है पूरे नीचे एरिया में, तो उसको क्या बोलते हैं, बादे बादे, वो एडिमा है स्टार्टिंग में ना। एडिमा में स्टार्टिंग में वहां पे कोई ऐसे दर्द नहीं होता है, वहां पे दर्द नहीं है, लेकिन उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या है, वो आगे गड़बड़ हो जाएगा, उसमें फिर पस होना शुरू हो जाएगा। वही वेसिकल पिस्टुल वाली बात है। स्टार्टिंग में जो छाला है वहां पे वो इतना के आज बड़े हो जाते, चपका सा लगे, तरके वर्ष बाद में क्या हो जाए, वो दर्द ही को नहीं हुए। दर्द कद हो जो पस हो जाओ, मवाद होते कि वो ठेका जो खोटो है, छोटो खोटो है, तो बाद में क्या होगा, वो दर्द होगा। दर्द कब होगा, जब उसमें पस हो जाएगा। ऐसे एडिमा को ठीक नहीं करें तब वो एब्सेस बनता है। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, वेसिकल पिस्टुल तो क्या है, एक साथ पढ़ने हैं कि फालोजकम पानी, वो क्या है वेसिकल, फालोजकम ऋषि पस है, तो मैं क्या नाम है, पिस्टुल है। फाला छाला तो दोनों में ही है, उसमें जिसमें पानी है वो तो क्या है वेसिकल फपोला पुटिका, फाला जिसमें पस मवाद, तो उसका नाम पिस्टुल है। ऐसे यहाँ पे एडिमा में क्या पानी पानी सही है, ऐसे याद कर लेना साथ साथ, वेसिकल एडिमा। वेसिकल के साथ किसको याद कर सकते हो, एडिमा को। वेसिकल में भी क्या है पानी है, और एडिमा में भी क्या है पानी है। सूजन आई है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, सर्जरी में उसका नाम क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन बोलेंगे। सूजन आने को क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन। बाद में वो एडिमा होगी, एडिमा ठीक नहीं होता एब्सेस हो जाएगा, एब्सेस ठीक नहीं हुआ तो फिर उसमें चीरा लगाएंगे, चीरा लगाएंगे तो पस निकालेंगे, तब उसका नाम वुंड हो जाएगा। घाव कर दिया, वे ओपन वुंड, क्लोज वुंड, ऐसे प्रकार आएंगे, बहुत लंबी बात है। तो असामान्य एकत्रित हो जाना अर्थात आगे लिखेंगे, शरीर के ऊतकों में फंसे तरल पदार्थ, ऊतकों में फंसे तरल पदार्थ के कारण होने वाली सूजन एडिमा होती है। दो लेयर जैसे हम बोलते हैं सबकटे, यहाँ पे क्या है, पेंडुलम की तरह नीचे पेट लटका होता है। ये पशु की बात करें, खड़ा है पशु, तो ऊपर जो मांसपेशी है, नीचे क्या सबकट है, बाद में क्या स्किन लेयर है, अधिचर्म, चरम, फिर बाद में सबकट एरिया आता है। पेशिया सर्जरी करते हैं तो व्हाइट सा एरिया दिखता है कि उसको पेशिया बोलते हैं। वहां उस रीजन में क्या है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। ऊपर कोशिका, नीचे कोशिका, दो कोशिकाओं के बीच में फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाएगा, एडिमा कहलाएगा। यहाँ कोई पस पुस का कोई जिक्र नहीं हुआ है इसमें। अगला नाम लिखेंगे, अगली डेफिनेशन, बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। पेपर की दृष्टि से 2-3 पेपरों में आए नहीं है, तो अब की बार आ जाए। एसाइटिस, क्या 2-3 दिन पहले मैं ऐसे लीवर का जिक्र कर रहा था कि लीवर कितने मिले हैं, कहाँ मिलता है लीवर मुकेश, एब्डोमेन कैविटी में ना। और एब्डोमेन जो कैविटी होती है, जो उदर गुहा, हिंदी में नाम क्या है, उदर गुहा के चारों तरफ जो कवरिंग है उसका नाम क्या है, पेरिटोनियम है ना। जो ऊपर जो लेयर है, परत है, उसमें 2 परतें होती है पेरिटोनियम में, तो वो पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम के अंदर सारे ऑर्गन अपना अपने जगह पे रहते हैं। एक परत तो वो होगी, सब ऑर्गनों के चारों तरफ और होती है, नहीं तो फिर क्या है, वो कचरो और वो सारा लीवर चिपड़े हुआ फिर है। अगर ऑर्गन के चारों तरफ कवरिंग नहीं होती तो जो गोबर पेशाब सारा कुछ क्या होता है, फिर मिक्स हो जाता है। फिर तो हर ऑर्गन की अपनी अपनी थैली अलग है। जैसे रुमन की बात करें तो रुमन में आएगा, अगर उसमें हम
आगे पढ़ेंगे हम, गलत तरीके से अगर ट्रोकार कैनुला लगा दिया तो पेरिटोनाइटिस हो जाती है कि पेरिटोनियम में सूजन आ जाएगी ना। भी कोई पेरिटोनियम में आप आफ्रोकार्डा, ये क्वेश्चन आया हुआ पीछे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ट्रोकार कैनुला यूज करते हैं। मैंने बताया था जोगी वाला वो सुभाष मिस्त्री मुसलमानों का भी ब्याह हुआ थोड़ा दिन पहले, भाई मैं ऐसे आज 5-6 साल पहले कोई अपने डॉक्टर आया था, उन्होंने क्या किया पेचकस काम चलाए, फिर दांती काम चलाए हो, तो इतना बड़ा चीर हो गया फिर वो। और ऐसे वो कोई मतलब जैसे हरियाणा बोलते हैं वीएलडी, हमारे बोलते हैं एलएसए, कोई एलएसए वीएलडी नहीं थे, वो वीओ थे यहाँ पे, जिसने काम किया। और ऐसा एग्जाम्पल एक और है, जो गड़ा से निनाण की तरफ चलते हैं, तो जो ऐसे इलेक्ट्रिक का काम करता है ना बंगा मरीवा दंगुल्ला पास से जो को नोरो है, उनके नाम है रोशन, वो सारा साइकिल सुइकिल तैयार कर देख रहे हैं। उल्ले पास से जो को बाहर घर का मोड़ा कूटे के ऊपर नोरो है, घर तो घर तो बांग अंदर है और मेडिकल का सारे घर तो उनके कोई तारपीन का तेल पिला दिया 500 ml, वो भी डॉक्टर थे, वो भी बीओ थे। मतलब मैं ये दो लक्षण बता रहा हूँ। अभी दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? आफरे के। तो आफरे में ट्रीटमेंट अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे और कोई डिसीजन लेंगे हमें, थोड़ी के बिना आप रोमेंटोमी करके छोड़ देगा। दांतियों काट दिए मतलब तो रोमेंटोमी हो आगे मेरे, दांतियों काटे तो 2-4 आंगल तो हो ही गो, है ना, 5 आंगल ही काट ले रोमेंटोमी हो जाए, कचरो काट दे फिर शांति हो जाए, फिर ठीक ही काम हो जाए। आंगल 2 आंगल ना हो तो फिर आपको घने काट दियो। और आफरे के ट्रीटमेंट में आपको ट्रोकार कैनुला, एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है, बार बार आता है भी। अब की बार अगर पूरा इंडिया की बात करें, 5-6 पेपर हुए, पंजाब में हुए, गुजरात में हुए, दिल्ली में हुए, हरियाणा में हुए, अपना हुए, 5-6 स्टेट है जिनमें पेपर होते रहते हैं। तो 5-6 में ये क्वेश्चन आता है, एक में किसी न किसी में आता ही हमेशा ही भी ट्रोकार कैनुला यूज होता है किसमें? आफरे के ट्रीटमेंट में। तो वहाँ पे आफरे ट्रीटमेंट में तारपीन का तेल भी थोड़ा यूज करते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक ना, वो भी डालते हैं हम, सरसों का तेल वगैरह डालते हैं, हल्दी वगैरह डालते हैं, हींग डालते हैं। तो ये डालते हैं, तो दूध भी डालते हैं उसके साथ, जो ये अपने ब्लोटोसिल लिक्विड आते हैं ना, सब में यही कॉम्बिनेशन होता है, हींग, हल्दी, तेल, दूध, 4 चीजें है। तो वहाँ तारपीन का तेल डालना है तो 10-15 ml डालना होता है, 10 ml या मैक्सिमम 15 ml, 20 ml। उन्होंने 500 ml की बोतल आती है पूरी दे दी हो, तो बाद में उसको हिसार लेके सारी चेक करे, सारी फ्लैगी सारी। ऐसा ही मैस्टाइटिस के ट्रीटमेंट में जब खून आता है, तो मैं लाहौर राठी फार्म में था LRS में, वहाँ पे हमारे हनुमाना राम, ऐसे सब राम जोधपुर के हैं वो सारे, वहाँ जो वर्कर है। तो हनुमाना राम ने क्या कर दिया, वहाँ पे फॉर्मेलिन पूरी शीशी पिया दी। फॉर्मेलिन एक लिक्विड आता है, कहीं पर भी क्लोट के लिए काम में लेते हैं। लिक्विड किसके लिए काम में आता है? वो थक्का बनाने के लिए। लेवटी में अगर दूध में खून ला रहे हैं तो वहाँ पे हम फॉर्मेलिन पिलाते हैं। जैसे तारपीन का तेल किस में देते हैं? आफरे में देते हैं, 10-15 ml बस, वो भी अकेला नहीं देना, तेल ताल मिलाओ, दूध मिलाओ, चिकनाई आ जाएगी मिसागे। अकेला देंगे तो 10 ml भी खराब करेगा। सुको जाओ कटा में नहीं हो, चाहे वो गुलाब जामुन हो, चाहे काजू कतली हो, कोई ताती चीज होगी तो कोई गड़बड़ करेगी, एकदम लेके जाओगे तो गड़बड़ होगा उससे तो। तो तारपीन का तेल पिलाओ, चाहे वो पिलाओ, फॉर्मेलिन उन्होंने पूरी शीशी पिला दी। 10 ml 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके देनी होती है, यानी 1% है 10 ml 1 लीटर में, तो 100 ml में कितना हो गया? 1 लीटर में 10 ml, तो 100 ml में कितना हो गया? 1 ml। 100 ml में कितना हो गया? 1 ml हो, 1% सोल्यूशन। तो लिखना होता है फॉर्मेलिन का 1% सोल्यूशन वहां पे क्लोट के लिए दिया जाता है। 1% हुआ ना वो, मतलब 100% पूरी शीशी पिया दी बार 1 लीटर वाली, तो वह गा धीरे धीरे हमको 10-15 हजार की दवाई लगी। बाद में फिर फटेवा चीज पिया दी मैंने, डॉक्टर साहब शीशी में तो खून खातर पूरी पिया दी। तो वो पहले बता दे यार, तो आप इतना ट्रीटमेंट करा को नहीं विश्व के कारण हो गए बाप, सारे दिन बापड़ी मुंह बाहर रखती रहे, मुंह में माँ फल्ला हो रहे बाप, बता तो सके को नहीं, बस गली बड़ी रहे सारे दिन में, माँ आग से लगी रहे, मैं तेजाब ही छिड़क दिया, नहीं मान लियो तो गलत है ऐसा तरीका। एक सागा आप मिटा दियो, एक सागा में खून ठीक कर दियो तो गलत हो गई। एसाइटिस बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, लिखोगे इसे जलोदर
मैं कितना दाब दी मेरे को नहीं, बीच में दौड़ो लिखे हुए वो आर पार हो गया कनेक्शन के भी एक पास काढ़ो एक बार दौड़ो है, बीच में दौड़ो है। जलोदर, पानी पानी मतलब जलोदर भी कहते हैं। आगे लिखेंगे पेरिटोनियल, पेरिटोनियल पेरिटोनियल ब्रैकेट में लिखोगे एब्डोमिनल, एब्डोमिनल पेट है, ब्रैकेट बंद। गुहा, गुहा के ब्रैकेट में लिखना सैक, SAC, SAC सैक। में तरल, में तरल, तरल के ब्रैकेट में लिखोगे फ्लूइड, ब्रैकेट बंद। का एकत्रित होना, वो याद करने के लिए लिखा है। पेरिटोनियल जो होती है वो किसमें, किसके चारों तरफ होती है? पेरिटोनियल गुहा लिखें या एब्डोमिनल गुहा लिखें एक ही बात है। जो पेरिटोनियम की जो लेयर होती है किसके चारों तरफ होती है? पेट के चारों तरफ। तो पेरिटोनियल सैक लिख दो या एब्डोमिनल सैक लिख दो। में क्या है? तरल का इकट्ठा होना क्या कहलाएगा? बाहर कोई कोशिका है, जैसे पेट की, और हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले वाली डेफिनेशन की बात कर रहे थे ना, एडिमा, ये बाहर की बात हो रही है। बॉडी के बाहर की दो कोशिकाओं के बीच में पानी का इकट्ठा होना, वो तो क्या हो जाएगा? एडिमा। और एसाइटिस कहाँ है? छाती में भी नहीं है, पेट का जिक्र है सिर्फ यहाँ पे, थोरेसिक रीजन का जिक्र नहीं है। पेट के चारों तरफ जो लेयर है, डबल लेयर है, वहां पे दो कोशिकाओं के बीच में तरल का इकट्ठा होना क्या कहलाएगा? एसाइटिस कहलाएगा। एकत्रित होना एसाइटिस कहलाता है। इसी में आगे लिखोगे पेट के अंगों को, पेट के अंगों को ये अभी बता चुके हैं थोड़ी देर पहले। पेरिटोनियम नामक ऊतक का एक परत, ऊतक की एक, की लिखना है, ऊतक की एक परत ढकती है। जिसमें पेट, कोमा आंत, कोमा यकृत और गुर्दे शामिल हैं। ये 2 दिन पहले बात हो रही थी ना कि पेट में क्या क्या चीज है। पेट तो है ही है, रूमेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, वो तो आएंगे, चारों आएंगे। और क्या आएगा? लीवर भी आएगा, किडनी भी आएगी और आंत भी आएगी। 4 मेन ऑर्गन किससे कवरिंग रहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली से कवरिंग रहते हैं। आगे लिखोगे पेरिटोनियम में 2 परतें होती हैं। दो परतें होती हैं। इसी में आगे लिखो जलोदर तब होता है जब, जलोदर तब होता है जब दो परतों के बीच तरल पदार्थ जमा हो जाता है। यहाँ देखो बिल्कुल ऐसे वो सिस्टम से लिखा है। पहले जलोदर का बता दिया, फिर पेरिटोनियम का बता दिया, अब ये बता दिया कि दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होगा। दोनों परतों के बीच में 2 परतें होती हैं, इसमें दोनों के बीच में भरा होगा। अर्थात दोबारा से एक लाइन और लिखनी है इसी तरीके से। जलोदर तब होता है जब, दोबारा से लिखना है, अर्थात जलोदर तब होता है जब पशु के पेट में बहुत अधिक
तरल पदार्थ जमा हो जाता है। अपन देसी भाषा में कहते हैं शरीर में पानी पानी हो गया। कई बार ऐसे रूमेंटोमेर करते हैं, सिजेरियन भी करते हैं ना, तो यूट्रस तक तो पहुंचते नहीं है, उससे पहले ना बहुत फ्लूइड निकलता है, 3-4 बाल्टी निकल जाए। वहां पे इन्फेक्शन हो कि लीवर डैमेज हो कि लीवर का घाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? लीवर में घाव होना, क्या नाम है कोई कंडीशन भी? लीवर तो अब तो लोहे लाग गए, वो लास्ट टाइम में पता लगता है, क्योंकि लीवर मैंने बताया था माँ की तरह होता है। माँ का किमी ना हो चाहे था मान किराया देना पैसा ना हो चाहे, कोई बात नहीं, हाँ लो 20 रुपया लीजिए बेटा के, चाहे माँ 19 ही हो, 1 रुपया कुकर लड़ा के देगा था ना। ऐसे लीवर है, लीवर 99% खराब हो जाएगा। इतना बताओ ना शरीर ने, मैं खराब होने हो गए, फिर काम चलाऊं कोई बात नहीं, हाँ तो खेत में काम करे हड़बा तो भाई मुकर कोई बात नहीं है, मैं काम करूंगा। 99 हो जाए उनसे कहते एकदम मेरा पटा आप कई बार कौन सुना, हाँ वो आदमी काल परसों जमा सही हो गए, एक्सपायर हो गए, इसका मतलब पक्का वहां पे या तो क्या अटैक वगैरह हुआ है या लीवर में दिक्कत आई है, क्या बोलते हैं उसको, लीवर डैमेज हो गया। सिरोसिस नाम सुना है क्या? सिरोसिस नाम है वो, लीवर में घाव, वो लिखेंगे यहाँ पे आगे। अर्थात जलोदर तब होता है जब पशु के पेट में बहुत अधिक तरल पदार्थ जमा होता है, यह स्थिति आगे लिखेंगे, यह स्थिति लीवर का सिरोसिस, लीवर का सिरोसिस, सिरोसिस के ब्रैकेट में लिखना घाव, की वजह से 80% होती है। मतलब यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एसाइटिस की बात चल रही है। मतलब जलोदर कंडीशन है, पेट में 4 अंग है, लीवर भी है, किडनी भी है, आंत भी है और खुद पेट भी है, 4 चीज होगी ना। चारों में से सबसे ज्यादा इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? लीवर की वजह से। बाकी 3 ऑर्गन बचते भी, आंत बच गई, किडनी कोई रोग हो गया, संक्रमण हो गया, कोई कैंसर वगैरह गांठ होगी कोई, उनकी वजह से तो कितना इफेक्ट है? 20% है, और लीवर की वजह से 80% है। तो इसी में आगे लिखेंगे इसके अलावा किडनी रोग, संक्रमण व कैंसर से भी होता है। तो ये एसाइटिस था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हेपेटाइटिस, ITIS आ गया ना इसमें भी। किसके साथ संबंध है इसका? किसके साथ संबंध है? हेपेटिक सेल किसमें होती है? लीवर में जो कोशिका होती है ना, उस कोशिका का नाम है हेपेटिक। ये आगे ये हटा देंगे तो टी के बाद आई के बाद में क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा, हेपेटिक। हेपेटिक कोशिका किसमें है? लीवर में। तो लीवर की कोशिका में सूजन तो क्या कहलाएगा? हेपेटाइटिस कहलाएगा। ऐसे नाम बहुत फेमस नाम है, वायरल डिजीज है बहुत भयंकर। हेपेटाइटिस B, C, D ऐसे आते हैं ना नाम, उनके इंजेक्शन लगते हैं, बचपन में लगते हैं। बहुत ही HIV से भी खतरनाक है ये। एकदम ब्लड लॉस होगा, उसके बाद में बॉडी वेट लॉस होगा, एक्सपायर भी हो जाता है बाद में। तो हेपेटाइटिस लिखेंगे। यकृत किसको बोलते हैं? लीवर को ही बोलते हैं ना। यकृत के ऊतकों में सूजन अर्थात हिपेटिक कोशिका में सूजन। कोशिका भी लिख देते हैं, ऊतक भी लिख देते हैं। ऊतक किसको बोलते हो? ये एनाटॉमी पढ़ेंगे, मैंने अंग्रेजी थोड़ी पूछी है कोई। ये कोई कहते हाँ डेथ है, हाँ मृत्यु होगी गई, तो वो तो बात तो एक ही होगी ना।
कोशिकाओं का जो झुंड समूह है ना, ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। आगे लिखा हुआ है जिससे पशु में डाबड़ी से कोई नहीं है ना अभी, यहाँ डाबड़ी अभी कोई एचएफ की बच्ची थी वहां पे, उसको ऐसे जॉन्डिस हुआ था, तो बिल्कुल सारा कुछ येलो येलो हो जाता है ना, उसमें पीलिए में खून की कमी होगी, बिल्कुल आज की पुनियारी गली खत्म हो नहीं, बैठे हुए रहे लास्ट में। तो बिल्कुल आंख बिल्कुल आप है ना, सिम्टम इतने क्लियर थे उसमें, चामड़ी भी है ना ऊपर, बाल घनाए हुए, छोटी बच्ची है तो भी तो बाल भी पीला पीला दिखे जमाने सारा के, बिल्कुल लिप्स देखते ना बिल्कुल येलो येलो कलर, आंख ऐसे जिंजीवाइटिस, ग्लोसाइटिस ये नाम आएंगे आगे। क्या होता है जिंजीवाइटिस, क्या होता है? मसूड़ा बेबी बैंग पीड़ा, जीभ बैंग ग्लोसाइटिस बोलते हैं, जीभ में सूजन को बोलते हैं ग्लोसाइटिस। ग्लोसम में ये फेयर लवली क्रीमों के नाम आते हैं ना, उनके ऊपर लिखा होता है ग्लोसम, ग्लोरियस स्किन के, मतलब सॉफ्ट टिश्यू की बात करते हैं वहां पे। तो अगर दोनों में कंफ्यूजन होता है, ग्लोसाइटिस जिंजिवाइटिस, जी से शुरू है दोनों ही, ग्लो वाली होगी तो वो जीभ आएगी, जीभ मुलायम होती है ना, जबड़े से तो जीभ क्या होती है, मुलायम ही होती है। तो ग्लो नाम ग्लोसाइटिस वो तो क्या है, जीभ है। जिंजिवाइटिस है वो क्या है, जबड़ा है, जबड़े में भी येलो येलो, जीभ भी येलो येलो, मसूड़ा भी, मुंह बक्कल कवेटी भी येलो, आंख में स्किन है, बल्बल लिप्स है, पेशाब तो पीड़ो करने को, गोबर भी बिल्कुल पीड़ो, तो सारी मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, वो मतलब सब कुछ येलो येलो हो गया। तो कोई डॉक्टर आप कहेंगे तो बुखार हो रही है, कोई कहेंगे तो चिंचड़ी बुखार हो रही है, ऐसा मैंने खत्म कर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया बच्ची थी वो। तो टाइम पे होता तो इलाज हो जाता, वो तो बिल्कुल क्या है बोलते ना, अभी जो पीछे नाम आया लीवर सिरोसिस है उसका, वैसे बच्चे का लीवर कमजोर होता है 3 महीने तक, रोमन भी सही काम नहीं करता, क्योंकि लीवर सही काम नहीं करता 3 महीने तक है। जुगाड़ी पे आवे को नहीं ताड़ा, कई पशु बच्चा आवे को नहीं, कई तो महीना में उगाड़ी काटना, कई 4-4 महीना तक उगाड़ी कौन काटे, चले वो करे उगाड़ी कौन काटने, ये हमारी तरह होते हैं 3 महीने तक। तो वो बच्चे रोमन एक्टिव नहीं होगा ना तब तक, वो माइक्रोफ्लोरा ऐसे एक्टिव नहीं हो तो लीवर सही फंक्शन नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सा दूध ज्यादा पिलाते 10 लग जाते हैं बच्चे के। बड्डी कोई झोटी है बच्चों जो चाहे 5 किलो ही मैं 10 को लगेगा, क्योंकि वहां पे लीवर क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है। मतलब उस बच्ची को क्या हो गया था, जॉन्डिस होने की वजह से लीवर सिरोसिस हो गई उसको। पहले तो क्या हुआ, उसको जॉन्डिस हुआ, फिर वो जॉन्डिस लीवर डैमेज हो तो सिरोसिस हो गया, मतलब लीवर खत्म ही हो गया। फिर उसको हम पीएम करके देखेंगे तो लीवर में सारा चिकंदर नजर आएगा, हेमोरेज थक्के बन गए उसमें। जिससे पशु में पीलिया मतलब जॉन्डिस हो गया ना, कोमा भूख कम लगना, कोमा पेट दर्द, वह दस्त भी लग जाते हैं। अगर आप गौर से देखोगे ना तो रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सारे काम लीवर करता है। पीलिया की रोकथाम भी कौन करेगा, लीवर। आगे लिखा है भूख कम लग रही है, मतलब है लीवर करेगा। अगला लिखा है पेट दर्द, पेट की मांसपेशियों में दिक्कत आ रही है, जैसे रोमन की बात करें तो भी लीवर। दस्त भी लग रहे हैं तो किसकी वजह से, लीवर। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मतलब जो लीवर के काम है वो आपको पता है, ये पाचन करता है, पाचन नहीं करेगा तो दस्त कब्जी कौन सा हो उसका बाबा, दस्त हो चाहे कब्जी हो चाहे जॉन्डिस है वो है, भूख है तो वो ही है, सब कुछ काम किसके हैं, लीवर के हैं। आगे लिखेंगे अगर समय पर, वही लाइन लिख रहा हूं जो उस बच्चे के साथ हुआ था, अगर समय पर इलाज नहीं करते हैं तो यकृत सिरोसिस भी हो सकता है। इसी के आगे ब्रैकेट में नाम लिख देना, जीर्ण क्रोनिक, मतलब टाइम ज्यादा निकलने की वजह से सिरोसिस हो जाएगा। 14-15 दिन में मैं बच्चे जाके देखी, मतलब पड़ी नहीं लंबी कह कर ना, चुंगड़ो चांगड़ो तो 3-4 दिन बंद ही हो, तो 2 दिन उसको फ्लूइड लगाया, 2 दिन तो बची रही वह, बाद में खड़ी हो गई, चुंगी भी 1 दिन तक। लेकिन वह एकदम आप कहा नहीं भी हाथ चक्कर आगे पड़ दो, जैसे डिहाइड्रेशन वाले में
भेजोगे एक्सपायर हो गए, पड़ गए, क्या चक्कर आ गया, रोड के ऊपर पड़े रहे, दारू पीटे बांग को नहीं होता उसमें, ठेके के आसपास पड़े रहे। हाँ, मतलब कहते हैं कि अल्कोहल ड्रिंक करने से क्या फैटी लीवर कंडीशन आती है। नॉर्मल आदमी कोई भी, आप इतने बैठे हो ना, चेक करवा लो, आधों में से ज्यादा फैटी लीवर आएगा अभी भी, चाहे आप ड्रिंक करते हो नहीं करते हो, कुछ ना करते हो, चाहे फैटी लीवर कंडीशन हमारा दिनचर्या ऐसे हो गई है, तो फैटी लीवर कंडीशन से ऐसा होता है। तो मतलब उसको बेहोश से कोमा से बाहर तो ले आए, 2 दिन में ड्रिप लगाई उसको, दिन में 2-2 बार, सुबह शाम सुबह शाम। मैंने उनको कहा 3-4 दिन अगर काट गए नहीं तो लीवर अगर ठीक हो गए तो वह बच जाएगी, पेशाब भी व्यंग सही हो गया, गोबर भी व्यंग सही हो गया, खड़ी होने के बाद 2 दिन में चुंगन भी लग गई, लेकिन तीसरे दिन का पड़ी पड़ते ही पूरी होगी, तीसरे दिन एक्सपायर हो गया। अगर 1-2 दिन और निकल जाता तो लीवर में थोड़ा सा स्टिमुलेशन आता तो हो सकती थी कवर। वो 13-14 दिन मतलब 2 हफ्ता तक टाइम निकल गया वहां। ये था हेपेटाइटिस। क्या टाइम हो गया, एक और लिखोगे आगे, कार्कस। कार्कस पीछे नाम आया था पोस्टमार्टम। पोस्ट का मतलब क्या है, पश्चात या बाद है, मार्टम मतलब मृत्यु, मृत्यु के बाद है। और कार्कस में क्या होता है, ये क्या बॉडी है, वो मृत्यु के बाद जो बॉडी पड़ी है, आप अगर आपको पूछे ये क्या है तो आप उसको शव, लाश ऐसे बोलते हैं ना, ये डेड बॉडी है, अंग्रेजी में बोल दिया ये डेड बॉडी है, हिंदी में बोल दिया इसको शव बोलेंगे या लाश पड़ी है। और उसको चीरना फाड़ना वो काम किसमें होगा, पोस्टमार्टम। और बॉडी का नाम क्या है, कार्कस है, अर्थात शव या मृत पशु का शरीर। अर्थात शव या मृत पशु का शरीर, लाश भी बोलते हैं, मन में मुर्दा, मुर्दा भी बोलते हैं, मुर्दो पड़े हुए, मुर्दा ऐसे बोला जाता है, हैं बाद में भूत है। अगली हेडिंग लिखेंगे शोक, आघात, लिखोगे आघात या झटका। लिखोगे रक्त परिसंचरण में रक्त की मात्रा व दाब। रक्त परिसंचरण में रक्त की मात्रा व दाब, दाब के ब्रैकेट में बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्रैकेट बंद, का बहुत ही तेजी से, का बहुत ही तेजी से कम होना। एकदम आप कहते हैं ठंडा ही पड़ गया, एकदम कम हो गया, शॉक कंडीशन आ गई, कम होना। ये तो डेफिनेशन होगी, इसी में आगे लिखेंगे यह एक जानलेवा स्थिति है, यह एक जानलेवा स्थिति है क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें शरीर को पर्याप्त रक्त प्रवाह है नहीं मिल पाता। आप कह रहे हैं खून को दौरे को नहीं होने रही हो, जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, जितना स्पीड से होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसमें रक्त प्रवाह नहीं मिल पाता। इससे शरीर के अंगों, अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। इससे शरीर के अंगों और कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। पोषक तत्व नहीं मिल पाते, पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिले, दोनों चीज नहीं मिलेंगे, न तो पोषक तत्व मिलेंगे न ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे वे ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे वे ठीक से काम नहीं कर पाते।
शोक के कारण, इसी में आगे लिखोगे, शोक के कारण दिल का दौरा, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट पड़ जाता है। इसी में आगे कोमा लगा के हृदय गति रुक सकती है, हृदय गति रुक सकती है और सांस का रुकना भी संभव है। इसी में आगे लिखोगे गंभीर चोट, मतलब किसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि शोक कंडीशन क्यों आ जाएगी, कोई भी गंभीर चोट, कोमा रक्त स्त्राव, हेमोरेज, रक्त स्त्राव, वह बड़ी सर्जरी, बड़ी सर्जरी से शोक की स्थिति पैदा हो सकती है। पैदा हो सकती है। तो इतना ही करेंगे आज। सारा कुछ याद कर रहे हो ना साथ साथ में? भूल जाओ, रिवाइज करो, रिवाइज। ये होने के बाद में नॉर्मल डेफिनेशन होने के बाद एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे, पता लग जाएगा आपका। हाँ, कल की छुट्टी, संडे की छुट्टी कल।